करेंगे क्या, लाठी लेकर उतरेंगे क्या मैदान में? देखो, हर क्रिया की एक बराबर प्रतिक्रिया होती है। जिस तरह की क्रियाकलाप और जिस तरह की कार्यवाही करणी सेना ना कह के हम कह सकते हैं इसको बीजेपी सेना। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का भी एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो इस तरह के जो शरारती तत्व हैं उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो उत्तर प्रदेश में घुस जाते। इनको बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। और जैसा कि हम सब लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी 19 तारीख को आगरा पहुंचेंगे। और आगरा वो सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि बार बार जो ये असामाजिक तत्व हैं और जो बीजेपी आरएसएस के पाले हुए पट्टे हैं, ये लोग धमकी दे रहे हैं कि आगरा में आके दिखाया जाए। पहले मुख्यमंत्री से बोला गया, विपक्ष के लोगों ने बोला कि भाई जो ये असामाजिक तत्व हैं इनको आप क्यों नहीं रोक रहे हो, इनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और जब ज्ञात हुआ कि साहब शासन प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है तो ठीक है, यदुवंशी लोग हैं, हम पिछड़े लोग हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कोई डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग किसी की जवाबदेही से पीछे हटने वाले लोग नहीं है और ना हम लोग आरएसएस बीजेपी की तरह माफी मांगने वाले लोग हैं। तो जब अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे खुले मंच पर जो इटावा में कार्यक्रम हुआ था उसमें बोल दिया था कि 19 तारीख को आगरा पहुंचेंगे और जो सेना और जो असामाजिक तत्व आए वहां पर आके आमना सामना कर ले, आमने सामने बात करनी है बात कर ले, उसके बाद जो उनके मन में है वो कर ले, हम कोई करने वाले नहीं है। लाठी और तलवार लेके पहुंचेंगे क्या अखिलेश यादव? नहीं 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 नहीं, देखो एक चीज समझ लो पत्रकार जी, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून पे भरोसा रखते हैं, हम कोई डरने वाले लोग थोड़ा ही है जो लाठी डंडे का इस्तेमाल करेंगे। दो हाथ हो जाए ये कौन सा भरोसा है? देखिए ये तो एक मुहावरा है, दो हाथ होना एक मुहावरा है और बड़ा प्रचलित मुहावरा है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। दो हाथ होने का मतलब होता है कि आमना सामना करना, आमने सामने आप अपनी बात रखो और हम अपनी बात रखेंगे और पूरी संवैधानिक तरीके से बात रखेंगे, डंके की चोट पे बात रखेंगे। और रामजी लाल सुमन ने आज कई बातें जो ऐसी कही है जो वाकई देश में आपातकाल स्थिति को एक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि आप ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आगरा की तरफ आ गए, लाठी डंडे खुलेआम लहरा रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये मौजूदा बीजेपी की डबल इंजन सरकार को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो ये कहते हुए दंभ भर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है, उत्तर प्रदेश में कोई अपराध नहीं है, और वहीं आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग संविधान को तार तार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और तमाम विपक्ष के नेताओं को बाबर की औलादे बता रहे हैं। भाई ये कौन से संस्कार है तुम्हारे, शुरुआत ये कौन सी सभ्यता है तुम्हारी? सांसद जी ने शुरुआत की ना, शुरुआत तो रमेश भिदोड़ी ने भी करी थी। रमेश भिदोड़ी की बात पे बीजेपी के लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? क्या दानिश अली आतंकवादी है? क्या कुंवर दानिश अली पाकिस्तानी है? क्या कुंवर दानिश अली देशद्रोही है? देश का एक चुना हुआ सांसद देशद्रोही है? आप हमें एक बात बताओ, पहले हमारी बात का जवाब दीजिए, क्या देश का एक चुना हुआ सांसद देशद्रोही है? उस पे बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन हुआ? क्या प्रधानमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई करी? क्या लोकसभा के स्पीकर ने उस पर कार्रवाई करी? और इनाम के तौर पे विधानसभा का चुनाव और लड़वाया गया और उसको स्टार प्रचारक बनाकर पूरे दिल्ली में और पूरे लोकसभा चुनाव में घुमाया गया। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, करणी सेना कह रही है। कर दीजिए, नाक भी रगड़ेंगे, कर दीजिए, मुकदमे से नहीं डरते हैं। और रामजी लाल सुमन ने तो साफ तौर पे कहा है कि आप अगर मेरी किसी भी बात से असहमत हैं तो कोर्ट में का दरवाजा खटखटाइए, कोर्ट तय करेगा। अगर उन्होंने बात गलत कही है तो कोर्ट उन्हें सजा देगा। और इस देश में चूंकि नियम कानून चल रहे हैं, संविधान चल रहा है, तो जो कार्रवाई है वो कोर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। इस तरह से जो उपद्रवी लोग हैं, जो शरारती लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो कानून को हाथ में लेकर चल रहे हैं, ऐसे देश नहीं चलेगा सर।
ऐसे देश नहीं चलेगा, ऐसे तो देश का माहौल खराब हो रहा है। ऐसे देश को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? ये तो पहले की 2000 साल पुरानी व्यवस्था में जा रहे हैं कि जिसके पास ज्यादा संख्या है वो चढ़ाई कर लेता है, वो किला फतेह कर लेता है, गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ संख्या बल के आधार पे शासन सत्ता चलती रहती है। शपथ ले ली कि समाजवादी के अखिलेश यादव का खानदान में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। कितने हैं करनी सेना वालों की संख्या कितनी है ये भी तो बताई जाए। करनी सेना वाले पहले अपना घर संभाल लें, पहले अपना घर द्वार देख लें। उन करनी सेना वालों का अगर आप बायोडेटा निकालें, उनका आप पारिवारिक पृष्ठभूमि पता करें, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं 99% उसमें बेरोजगार व्यक्ति मिलेंगे। और इस बात को मैं कई मर्तबा बोल चुका हूं, जो बेरोजगार युवा है, जो भटके हुए युवा है, वही सारे करनी सेना में जा रहे हैं। अगर बेहतर होता कि ये लोग सरकार से रोजगार मांगते, योगी जी मोदी जी से अगर ये लोग रोजगार मांग लेते तो शायद इस तरीके से ये लोग अपनी जिंदगी के साथ और अपने परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करते। क्या ये अपने आगे वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे? ये कैसा हिंसा का माहौल फैला रहे हैं? क्या ऐसे नफरत से आप अपनी जिंदगी चला लेंगे? क्या इसी नफरत को आप अपने आने वाले बच्चों को सिखाएंगे? गुजरात हिंसा का मुझे ध्यान है, मुझे एकदम से नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति जो गुजरात हिंसा का मुख्य अभियुक्त था, जब उसको उम्र कैद की सजा के बाद जब वापस आया तो मोची का काम कर रहा था, और अब उसे पछतावा होता है कि क्यों मैं हिंदू मुस्लिम के झगड़े में फंस गया, क्यों मैंने अपनी जिंदगी के 17-18 साल बर्बाद किए, और उससे क्या हासिल हुआ। जो सियासत करने वाले लोग थे वो तो सियासत करके चले गए, जो सरकार में बैठे हुए लोग थे वो तो अपनी कुर्सियां बचा के चले गए, और जो लोग तलवार उठा रहे थे, तलवार लहरा रहे थे, उन्हें क्या मिला? जेल की सलाखें मिली, उनका जीवन बर्बाद हुआ, उनका परिवार तहस नहस हुआ। करनी सेना एक तरफ रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की बात कर रही है, माफी मांगने से दूर उन्होंने विवाद को और आगे बढ़ा दिया, कह रहे हैं मंदिर के नीचे बौद्ध मठ ढूंढेंगे। देखिए, हमारा देश बहुत सारी सभ्यताओं का देश रहा है। अगर इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, अगर जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है तो हम उनकी बात सच मान लेते हैं, चलो साहब मस्जिदों के नीचे मंदिर है, लेकिन मंदिरों के नीचे भी कुछ है, क्योंकि जो ये सभ्यता आई थी उससे पहले बौद्ध धर्म की सभ्यता थी। अब उस बौद्ध धर्म के मठ को नीचे, उनके नीचे खोदोगे तो उससे पुरानी सभ्यताएं मिलेंगी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता मिलेगी। और इस बात को तो ओवैसी साहब ने एक बार अपने भाषण में भी कहा था, क्योंकि उन्हें इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी है कि इस देश का जो इतिहास है वो 8000 साल पुराना इतिहास है। तो सभ्यताएं हर 500 साल और 1000 साल में अपने आप को बदलती है। तो निश्चित तौर पे अगर मंदिरों की खुदाई होगी तो वहां बौद्ध मठ मिलेंगे, और कई मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो उनकी जो ढांचा है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बौद्ध मठों से मिलता जुलता है। तो रामजी लाल सुमन अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा जो अपना निजी तौर पे मानना है वो ये है कि इस देश में कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं रही, भाई भाई को आपस में मारता रहा। सम्राट अशोक एक बहुत बड़े शासक थे, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों की हत्या करी थी, तो हम क्या उन्हें देशद्रोही बोलेंगे? अगर मान लीजिए आजकल लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने भाई को और पिता को मारा, हमने मान लिया चलो औरंगजेब क्रूर था, लेकिन सम्राट अशोक ने भी अपने भाई और रिश्तेदारों की हत्या करी थी, तो सम्राट अशोक को आप क्यों महान मान रहे हैं? क्योंकि वो दौर ऐसा था जहां सत्ता के लिए भाई भाई और आपस में रिश्तेदारों के बीच में लड़ाइयां होती रही। रामजी सुमन विवाद कर रहे हैं ना, मंदिर पे चले गए, एक तो माफी नहीं मांग रहे, अब फिर माफी मांगनी पड़ेगी, मंदिरों को खुदाई करवाएंगे। देखो साहब, रामजी लाल सुमन ने कोई खाकी नेकर तो पहन नहीं रखा। रामजी लाल सुमन संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, दलित समाज से, बहुजन समाज से आते हैं, जो बोला है सोच समझ के बोला है, संविधान के अधिकार में बोला। आप हिंदू विरोधी की बात कर रहे हो? आपने इतना बढ़िया टॉपिक छेड़ दिया, बताइए दलित कब से हिंदू हो गए, पिछड़े कब से हिंदू हो गए? अखिलेश यादव जब मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धुलवा दिया जाता है मंदिर। जब दलित सांसद, दलित विधायक है और नेता विपक्ष है राजस्थान में, टीकाराम जूली जी दलित समाज से आते हैं, वो अभी अलवर में रामनवमी पर एक मंदिर में गए तो वहां बीजेपी के जो पूर्व विधायक है उन्होंने उस मंदिर को धुलवा दिया गंगा जल से। अब बताइए साहब, दलित को आप हिंदू नहीं मान रहे हो और फिर कहते हो कि हिंदू समाज का अपमान हो गया।
वोट लेने के लिए दलित हिंदू है, वोट लेने के लिए आदिवासी हिंदू है, वोट लेने के लिए पिछड़ा हिंदू है, लेकिन जब वो अधिकार मांगता है, जब वो सत्ता में बैठने की बात करता है, तब आप उसको तरह तरह की हरकतें करके, तरह तरह का उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, बहन मायावती जी हो, ऐसे जो तमाम बहुजनों के नेता हैं, इनके लिए, इनका चरित्र हनन करने के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं चलाए। अभी तो वो चल भी रहा था एक एजेंडा कि योगी आदित्यनाथ के कोई सचिव रहे हैं, उन सचिव ने अखिलेश यादव जी के लिए वो फॉर्मूला चलाया था, जो टोटी वाला जो एक मुद्दा था, उसका पूरा दैनिक भास्कर ने पूरा पर्दाफाश किया है। और पूरा एजेंडा बिल्कुल एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि साजिश के तहत चलाया गया, और साजिश के तहत उस खबर को वायरल कराया गया। क्यों? क्योंकि अखिलेश समाज एक दलित बहुजन समाज से आते हैं अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी एक गरीब घर के गरीब परिवार से निकलकर आए, उनके पिता ने संघर्ष किया, माननीय नेताजी ने, और सत्ता में काबिज रहे। इस वजह से ये मनवादी और खाकी नेकर वाले हैं, इनको पेट में दर्द हो रहा है। ये चाहते हैं कि हम जो मुट्ठी भर 10% लोग हैं, हम ही लोग सत्ता में रहे। दलित और पिछड़ा कभी हक हकूक की बात ना कर ले, वो कभी ना तो संसद में पहुंचे ना विधानसभा में पहुंचे। अखिलेश जी ने अभी एक भाषण में भी कहा था, 2-3 दिन पहले की बात है, कि इस देश में अगर किसी महिला का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है तो अति पिछड़े समाज से आने वाली फूलन देवी जी है। बताइए, फूलन देवी जी जिन्होंने अपने अधिकार के लिए जेल में रही, अपने अधिकार के लिए जो जंगल में रही, जो डाकू बनने पे मजबूर हुई, और बाद में जब उन्हें सरेंडर किया तो सांसद भी बनी और संसद में भी पहुंची, लेकिन उनको हमेशा ये जो मीडिया है और जो मनवादी समाज है, ये उनको हमेशा विलेन बना के प्रस्तुत करता रहा, और उनको मारने वाला हत्यारा उसे हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। नाथूराम गोडसे को ये लोग हीरो मानते हैं, सावरकर को ये लोग हीरो मानते हैं, बंच ऑफ थॉट्स लिखने वाले गोलवरकर को ये लोग हिंदू हीरो मानते हैं, लेकिन जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, वो क्रांतिवीर, वो आजादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को ये लोग विलेन मानते हैं। लास्ट में कर्णी सेना ने कहा कि हम राम के वंशज हैं और क्षत्रिय समाज जो है समाजवादियों को घुसने नहीं देगा गाँव में। अब ये बात तो गांव की जनता तय करेगी, ये 2% 3% लोग थोड़े ही तय कर लेंगे। अभी तो इन्हें योगी आदित्यनाथ जी का संरक्षण प्राप्त है, जिस दिन योगी जी का काम निकल गया उस दिन इन लोगों का भी वही हाल होगा। योगी जी का कोई बयान तो आया नहीं, बयान नहीं आया, यही तो मौन स्वीकृति तो है, अभी तक कोई कार्रवाई भी तो नहीं हुई। कार्रवाई हो जाती नहीं, बाबा का बुलडोजर तो 200 की स्पीड से चलता है। आपने देखा नहीं, एक छोटी सी बच्ची का घर उजाड़ दिया उन्होंने, छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। संभल में देखिए क्या बाबा ने तांडव मचाया। और अगर ऐसी घटना करणी सेना की बजाय कोई और सेना होती ना, बहुजन सेना, तो अब तक तो सबके घर पे बुलडोजर चल जाते, सबको जेल की सलाखों के पीछे बाबा भेज देता। क्योंकि यहाँ जाति का मामला है और जाति हमारे देश से कभी नहीं जाती, इसी वजह से बाबा चुप है। और ये बात हम भी समझ रहे हैं और बाबा जी भी समझ रहे हैं।